हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन शेष है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 61 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने 61 क्वेश्चंस में 56 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा रहेगा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर बात हो रही है अंतस्थ व्यंजन की। तो या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शा हुआ, शतकोण हुआ, सा हुआ और हा हुआ। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को हम कहते हैं उस व्यंजन। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? तो इन व्यंजनों को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये आपको ध्यान रखना है। चा, छा, जा और झा, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इन व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। चा, छा, जा, झा और आपका टा भी इसमें आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती हैं? वीर, सोरठा, गीत का, छपय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीर में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। घात, प्रतिघात, ये तो सही हो जाएगा। प्रसारण, संकुचन, ये भी सही हो जाएगा। शाश्वत, सदैव, खग, मृग, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन शाश्वत, सदैव ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के लिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसे हम कहते हैं अच्युत। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, पिपासु, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संख्यागमन, तो संख्यागमन जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? तो इसकी संधि होती है संख्यागमन की सखी धन आगमन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संख्यागमन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या इसमें होगा? तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह या अर्थांतर्यास, विशोक्ति। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। पूरे 61 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना। सिर्फ आज का दिन शेष है आप लोगों के पास, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। माता पिता पूजनीय हैं, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज, शंकर। छायादार शब्द किसका उदाहरण? तो छायादार जो है ना शंकर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। आपने आम खाया, वो काफ़ी रसीला था, काफ़ी मीठा था। आम खाने के बाद आपने लोगों को बोला कि ये आम जो है ये मीठा है, तो आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। आपने कोई दवा खाई, वो बहुत कड़वी है। आपने दवा खाई, आपने किसी को बोला कि ये दवा बहुत कड़वाहट है, यानी आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। बुढ़ापा, आपके अंदर बुढ़ापा आया, आपकी हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, तो आपने अपना भाव व्यक्त किया, तो इसको क्या कहेंगे? भाव। उन्नति, अगर आप उन्नति करते हैं, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप तरीका बता रहे हैं कि मैंने ये किया तभी हम उन्नति हुई, तभी मेरे पास पैसा आया, तो आप यानी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे लोक तृतीयाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोक तृतीय का चयन करना है आप लोगों को। आगे नाथ ना पीछे पघा बंधनहीन, 3 तेरह होना संगठित होना, 1 टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं। डी है आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। 3 तेरह होना यानी कि संगठित होना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो उरग जो है ना ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उरग जो है ना ये सांप का पर्यायवाची शब्द होता है, पाहन हुआ, उपल हुआ और पाषाण हुआ, ये सभी शब्द पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये प्रश्न रहा, ये 4 ऑप्शंस रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? आप सबको धोखा, आप सबको धोखा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को ला जाएगा, फिर इसके बाद या आ जाएगा, या धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? आप लोग बिलीव नहीं करोगे। आप लोग, जब मैं कंपटीशन की तैयारी मैं करता था, वैसे तो मैं जनरल कास्ट से हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए, बहुत सारे मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कट ऑफ के दायरे में रहकर मैंने लगभग 2 साल एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की। उसके बाद कुछ पैसों की समस्या आई और कुछ और भी समस्याएं आ गई, इसलिए हमें इस चीज़ को हमको छोड़ना पड़ा। मैंने फॉर्म डालना भी बंद कर दिया इसी के चक्कर में। थोड़ी सी जिम्मेदारी भी आई मेरे ऊपर, इसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी करना मैंने बंद कर दिया।
तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जिस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए थी उस तरीके से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अगर मैं अच्छे मन से तैयारी करता, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कर लेता, तो आज मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लगी होती। तो ऐसा कोई मत काम कीजिएगा, जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप तो धोखा आप अपने घर वालों को नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो वक्त है, अब ये वक्त पलट के दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि 6 महीने का टाइम आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मिला था, और 6 महीने बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। 6 महीने में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 6 महीने में अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। लेकिन अब जो समय जा चुका है, वो समय वापस नहीं आएगा। तो सफलता उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनकी तैयारी अच्छी होगी। तो जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप कतई बिल्कुल ना करें। पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। अब रिवीजन का भी समय ख़त्म हो चुका है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो जो भी दिन बचे हैं आप लोगों के पास, 1 से 2 दिन, उनमें प्रैक्टिस कर लीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है। अत्यंत, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अब आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का फरवरी में, तो उसमें गद्यांश से भी प्रश्न पूछा जाता है। लगभग गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है ज़्यादा पूछ लिए जाएँ। तो ये जो प्रश्न होते हैं बिल्कुल इनके नंबर फ्री के होते हैं। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़िए और देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, उसके बाद आंसर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 68 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अब प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। क्या पूछ रहा है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। भारत, अमेरिका, रूस या चीन। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था, भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पर, विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, पुस्तकीय विकास पर। तो किस पर ध्यान देती थी, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं। तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, तो अगर आप लोगों ने गद्यांश पूरा सही से पढ़ा होगा, आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय ई यानी लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है और स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुस्तकीय ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं। अनेक अध्यापकों, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही, इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि,
कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी पुस्तक जो है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? मीराबाई, रसखान, विद्यापति या सूरदास? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? नहीं नहीं, ये कवि है। तो सूरदास जो है ना, इनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ये किस काल के कवि हैं? ये भक्ति के काल के कवि हैं। इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है ब्रज भाषा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविभीषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर या गाता, तो इसमें जो बहुत देख रहे हैं आप लोग, ये इसमें प्रविभीषण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मुंशी प्रेमचंद्र को मिला था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है दोहा, सुरठा, रोला, चौपाई। तो वो कहलाता है चौपाई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। क्या आंसर होगा? मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को इसमें। तो इसमें मिश्र वाक्य की पहचान कर, तो मिश्र वाक्य क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा? संयोग तो होगा नहीं, कोई हालत में नहीं होगा, विदेश भी नहीं होगा, सुरेश भी नहीं होगा, लेकिन आपका बचता है अत्यधिक। अत्यधिक आपका ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। अत्यधिक में अति जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गर्भ शून्य शब्द में समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो गर्भ को शून्य, यही कहेंगे ना आप। कर्ता ने कर्म को, तो गर्भ शून्य यानी कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कारक के कितने भेद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये ऐसा होता है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन प्रश्न जब कारक से पूछे जाएंगे तो आपको इन्हीं से प्रश्न करना है। लेकिन इसमें फिलहाल समास पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें है कि गर्भ शून्य में शब्द में कौन सा समास होगा? तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? लालच देकर बहकाना। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? त्रिपुर धन अरि, ये आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 में कौन सा समास होगा? ये तो बच्चा भी प्रश्न कर लेगा। इसमें क्या है? 95 में कौन सा समास होगा? जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है उसे हम बहुप्रिय समास कहते हैं। तो 95 में कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा। 5 आनन हैं जिनके, तो 5 आनन हैं जिनके यानी कि शंकर भगवान। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। अब कुछ बच्चे हैं वो कहेंगे कि इसमें ये संख्यावाची शब्द, तो इसमें द्विगु समास होगा। कतई नहीं द्विगु समास होगा, कोई हालत में नहीं होगा। 3 13 करना का अर्थ क्या होता है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। 3 13 करना इसका अर्थ क्या होता है? तो 3 13 करना यानी पृथकता की बात करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हंसिए के ब्याह में खरपे का गीत, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हंसिए के ब्याह में खरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होगा? असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देरपण का संधि विच्छेद क्या होता है? देरपण का संधि विच्छेद क्या होता है? देवी धन अर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि देरपण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें प्रयुक्त संधि हो जाएगी यण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय ई निकल रहा है इसमें, यानी लास्ट वाला शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुस्तकीय। अगला प्रश्न क्या है गाइस? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द की संज्ञा भेद क्या होगा? तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें भाववाचक संज्ञा कैसे होगी? मान लीजिए कोई जानवर है या कोई पक्षी है, आपने उसे कैद किया। कैद करने के बाद आपने 1 साल तक उस पक्षी को पिंजरे में रखा, तो उड़ना तो भूल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। जब वो बाहर निकला तो उसको स्वतंत्रता लगी, उसने उड़ने का प्रयास किया, 1-2 बार उड़ने की कोशिश की, बाद में उड़ गया। तो उसने दुनिया को देखा, यानी वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता मिली, यानी मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे स्वतंत्रता मिली है, अब मेरे में शक्ति है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाव अपना व्यक्त कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, उपमान, उसे हम कहते हैं विशेष। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, नरहरिदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है ये आपको बताना है। तो प्रेम वाटिका जो है ना गाइस ये रसखान की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? सखी, भ्रमर, रूपसी, बिच्छू। रूपसी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, दंतता। जीभ आपकी दांत से टच कर रही है तो ये दंत, ता, था, दा, धा, सा। जीभ आपकी दांत से टच करे तो इसलिए दंत से हो जाएगा। अगर मैं तालुब की बात करूं तो तालुब से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तालुब से हो गया चा, छा, जा, झा, या। क्या क्या होता है? चा, छा, जा, झा, या। अच्छा, मूर्धा से क्या होता है? कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं मूर्धा से? टा, ठा, डा, ड़ा, ड़ा खाली।
ठीक है। दंतोष्ट, दंतोष्ट के कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के दांत एवं नीचे के होठों की सहायता से होता है उन्हें दंतोष्ट वर्ण कहते हैं। इसमें इस वर्ग में वा आता है और कुछ विद्वान फा व्यंजन को भी इस वर्ग में रखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? हाथी, दही, नदी, पानी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी। सप्त ऋषि इनमें से कौन सी संधि है? सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि में हो जाएगा गुण स्वर संधि। इसकी संधि क्या होती है? सप्तधन ऋषि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसको लिखा जाता है? जिलाधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्राव्रत। यात्राव्रत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुम्मनदास और नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं, बल्कि रैदास जो है ना ये अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान से कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान किस में होगा? मोहन से। अब देखिए इसमें तो होगा ना, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय से गंगा निकलती, इसमें अपादान कारक हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी, तो आंगन जो है ना, आंगन ये आपकी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 61 क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, हर एक क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन बच्चों ने अभी तक, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।